दोस्तों स्वागत है सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इसमें देखने वाले क्लास 10th का जो लोग मॉडल पर जारी हुआ उसमें सेट 2 साइंस का। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने सेट 1 अपलोड कर दिया है। बाकी जितने सारे सब्जेक्ट है और जितने सारे क्लास का एक एक करके मैं सारा का अपलोड करता जाऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, हर एक का वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सेट 2 का बात करने वाले हैं, जिसमें आप लोग का टोटल 40 सवाल है। सब कुछ सेम ही यहाँ पर हर एक सेट में, बस क्वेश्चंस अलग है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या सवाल है। दोस्तों ये आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आप लोग दिसंबर में होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें से बहुत सारे सवाल आप लोग एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए हर एक सवाल को देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए, ताकि आप लोग एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला सवाल आप देख सकते हैं, बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। क्या बोल रहा है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि दोस्तों क्या f इक्वल टू होता है r/2। ठीक है, तो f इक्वल r/2 क्या, ऑप्शन बी सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। देखिए अपवर्तन का नियम पूछता है तो भी 2, परावर्तन का नियम पूछेगा तो भी यहाँ पर 2 ही होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर बोल रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। दोस्तों सबको पता है समतल दर्पण, जिसमें आप लोग प्यारा सा अपना मुखड़ा देखते हैं। आप लोग मान लीजिए यहाँ अपना प्यारा सा चेहरा लेके खड़े हैं, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों इधर बनेगा, यानी कि ये दोस्तों काल्पनिक होता है। ठीक है, ये जो इधर बना हुआ आभासी यानी कि काल्पनिक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन के पश्च दृश्य के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया था। पश्च दृश्य मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए। बहुत बार बताया आप लोगों को, पीछे का दृश्य देखने के लिए क्या लगा रहता है, उत्तल दर्पण। लेकिन दोस्तों इसका पीछे के दृश्य देखने के बजाय लोग अपना चेहरा देखने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, पीछे का दृश्य देखने के लिए होता है, क्योंकि इसका जो व्यूइंग एरिया होता है, दृष्टि क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों मिट्टी का प्रयोग यहाँ पर हम लोग नहीं कर सकते हैं। भैया मिट्टी से भी कभी लेंस बन सकता है क्या, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक मतलब आभासी। ठीक है, और आभासी होगा तो दोस्तों सीधा होगा। याद रखिए, मैंने हमेशा कहा है कि आभासी होगा तो सीधा होगा और वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। तो यहाँ पर काल्पनिक बोला है, काल्पनिक मतलब आभासी होता है, तो आभासी होगा तो सीधा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि f का मान 12 सेंटीमीटर है तो r का मान क्या होगा। इतना आसान सवाल पूछा है दोस्तों। f क्या होता है, r का आधा होता है ना, हम लोग जानते हैं f इक्वल टू क्या होता है, r/2। ठीक है, अगर f का मान 12 है तो r कितना हो जाएगा, r उसका डबल हो जाएगा f का, तो 12 है तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएगा। 8वां नंबर देखिए, 8 नंबर क्या बोल रहा है, 8 नंबर आप लोग का बोल रहा है, वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वाहन के अग्रदीप दोस्तों यानी कि आगे में जो हेडलाइट है, तो हेडलाइट में सभी लोग जानते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मैंने बताई भी, इससे पहले पढ़ाया था आप लोग को। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। अवतल लेंस के सामने दोस्तों जो वस्तु रखा होता है उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो दोस्तों अवतल लेंस हमेशा आभासी और क्या बनाता है, सीधा बनाता है। याद रखिएगा, अवतल लेंस बोले या फिर अवतल लेंस बोले या फिर आप लोग का उत्तल दर्पण बोले, दोनों सेम ही बनाता है। दोनों आभासी और क्या बनाता है, सीधा, यानी कि 9 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, डायोप्टर मात्रक है, तो डायोप्टर लेंस की शक्ति दोस्तों, जो आप लोग चश्मा पहनते हैं ना, तो उसमें कुछ पावर रहता है -0.25 -0.1 जिसका जैसा रहता है, तो वो डी में रहता है, यानी कि डायोप्टर। तो डायोप्टर दोस्तों लेंस की क्षमता कैसा मात्रक होता है, दैट इज लेंस की शक्ति का। ठीक है, लेंस की शक्ति हो गया। अगला सवाल, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा, यानी कि फोकस निकालने बोला है। अब देखो पावर दे दिया है 2D, हम लोग जानते हैं दोस्तों f इक्वल टू क्या होता है, 1/p यानी कि 1/2 हो जाएगा। इसको निकालिएगा तो 0.5, ये दोस्तों मीटर में आता है। ठीक है, लेकिन इसको सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो 100 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको 100 से दोस्तों गुना कीजिए 0.5 को, तो कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर कौन बोला है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। कुछ ही दिन पहले आप लोगों को पढ़ाया, बहुत आसान सवाल है दोस्तों। आँख का रंगीन भाग को हम लोग आइरिस बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मतलब हम लोग आंख में जहां पर किसी चीज का प्रतिबिंब बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों हम लोग रेटिना या फिर दृष्टिपटल बोलते हैं। ठीक है, दृष्टिपटल भी बोलते हैं और रेटिना भी बोलते हैं। अगर ऑप्शन में दोस्तों रेटिना रहेगा तो भी उसको आप सही मारिएगा। देखिए दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। एक समीकरण आप लोग का दिया हुआ है, देखिए कोई एक चीज दिया हुआ और अलग अलग चीजों में टूट गया है, मतलब क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। वियोजन मतलब टूटना। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। यहाँ पर पूछ रहा है संतुलित है, यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन वाला है। तो देखिए यहाँ सोडियम 2 को है, इधर 1 को, चलिए ये नहीं मैच कर रहा है, काट दीजिए। यहाँ पर 4 गो Al है, यहाँ पर भी 4 गो Al है,
लेकिन ऑक्सीजन इसमें दोस्तों क्या को देखिए 4 गो है, यहाँ पर 6 गो दिख रहा है ना, 3 गो और आगे में 2 गो, 6 गो नहीं होगा, 3 दूनी 6 नहीं होगा वाला। कॉपर वाला भी नहीं होगा। जेडन को देखिए, जेडन एगो है, यहाँ भी एगो है, SO4 एगो है, SO4 एगो है, Cu एगो, मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सटीक जवाब है। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया संतुलित से एक क्वेश्चन रही रहा है, इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जैसे ही मॉडल पेपर समाप्त होगा, मैं सारा का सोल्यूशन अपलोड करने के बाद आप लोगों को टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट है वो सारा चीज आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। दी गई समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है, मतलब यहाँ बोलना है यहाँ कि किसका भैया उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो उपचयन मतलब क्या, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है वो उपचयन हो जा रहा है, जिसमें ऑक्सीजन घट जा रहा है वो अपचयन हो जा रहा है। देखिए कॉपर में यहाँ पर ऑक्सीजन Pb है, O है प्लस Cu है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर Pb से ऑक्सीजन हट गया और ये यहाँ पर CO लिखा है, यहाँ CuO होना चाहिए था, ठीक है, थोड़ा गलती हुआ होगा शायद, आई थिंक। तो PbO से Pb से क्या ऑक्सीजन हट गया, मतलब Pb का ऑक्सीजन हट गया, मतलब क्या अपचयन हो रहा है। तो अपचयन किसका हो रहा है, Pb का। उपचयन किसका, कॉपर के साथ जुड़ जा रहा है, यहाँ CuO होना चाहिए था। तो कॉपर का उपचयन हो रहा है और PbO का अपचयन हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं साफ साफ कि Cu के साथ यहाँ पर क्या ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और Pb से हट जाएगा। तो Pb से हटा, PbO से हटा, यानी कि PbO हो गया अपचयित। तो ऑप्शन बी सही हो जाए, कॉपर का उपचयन होगा और PbO का अपचयन होगा। और अगला सवाल हम लोग का है यहाँ पर क्या, अगला सवाल हम लोग का है विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है। विकृत गंधिता मतलब विकृत गंधी, मतलब खराब गंध हो जाता है। तो कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है, ये दोस्तों उपचयन। कैसे उपचयन होता है सर, तो आप लोग देखे होंगे लेज कुरकुरे सब में होता है ना, कभी पैकेट में हवा घुस जाता है तो खराब गंध आ जाता है, तो वो होता है दोस्तों उपचयन, ठीक है। तो क्या कौन सा गैस घुस जाता है, ऑक्सीजन, तो ये उपचयन अभिक्रिया हो जाता है, ठीक है, उपचयन के कारण खराब गंध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने से सफेदी कराते समय चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया। अब यहाँ दोस्तों बोल ही दिया है कि उष्मा निकलता है, तो ऐसी कोई अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलती है वो हो जाए उष्मा छेपी। अब यहाँ संयोजन की वियोजन, तो देखिए आप लोग क्या, ये चूना हो गया, ठीक है, अब इसमें जल डाल देते हैं हम लोग, तो ये बना लेता है CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, जो कि कंबाइन कर रहा है, मतलब संयोजित हो रहा है, यानी कि संयोजन। तो उष्मा छेपी संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल देखिए, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया है। दोस्तों आप लोग सिर्फ ये वाला चीज समझिए, लोहे की कील मतलब कोई Fe है, आयरन है, उसको डाल दे रहे हैं कॉपर सल्फेट के विलयन में, यानी कि CuSO4। अब देखिए यहाँ पर क्या कांड होगा, ये Fe है बहुत झगड़ालू, मतलब भैया रिएक्टिव है, वो क्या कर लेगा, इसका SO4 तो ले लेगा और बना लेगा FeSO4 और Cu को बेचारा अकेले छोड़ देगा। तो क्या ये जो FeS को विस्थापित कर दे रहा है ना, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। गजब। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, विस्थापन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक बताया था लिटमस होता है, हल्दी होता है, लेकिन यहाँ लिटमस ऑप्शन है तो लिटमस मारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा। भैया लाल कब नहीं होगा, लाल कौन करता है लिटमस पत्र को, तो अम्ल नीला को लाल कर देता है, तो जो अम्ल नहीं है वो लाल नहीं कर पाएगा। तो देखिए ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, लेकिन ये तो आप लोग का चीनी है, ग्लूकोज, तो ये दोस्तों आप लोग का लिटमस पत्र को लाल नहीं कर पाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। दिए गए कौन सा लवण में दोस्तों क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें .5H2 है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा। और अगला सवाल है 23 नंबर, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया था। दोस्तों मेरे अनुसार मुझे लगता है कि दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्यों। देखिए कोई भी अगर अम्ल अपना अम्लीय गुण नहीं करता है जल की उपस्थिति में, मतलब वो H+ आयन नहीं दे रहा है, ठीक है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल H+ आयन नहीं देता है और इसलिए वह अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं सूखा हुआ अवस्था में। नेक्स्ट पदार्थ दिया है 4 गो, चारों का pH मान दिया हुआ है, बोल रहा है कौन अम्ल है, तो भैया अम्ल वही होगा जिसका वैल्यू 7 से कम होगा। 7 से कम किसका है, तो सर यहाँ पर 2 दिख रहा है, ये है किसका 2 ठो, ये तो A का है सर, क्योंकि ABCD 2 3 2 7 10 14, तो A का हो जाएगा, यानी A दोस्तों यहाँ पर पूरा पूरी खट्टा अम्ल हो जाएगा। पानी आ रहा है मुँह में क्या। देखिए 26 नंबर, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप लोग का वियोजन अभिक्रिया हो जा रहा है, और यहाँ पर प्रकाशीय वियोजन मतलब प्रकाश के द्वारा टूट जा रहा है आप लोग का, ठीक है। यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड रखा हुआ है चाइना डिश में, और ये प्रकाश देने पर Ag + Br अलग अलग टूट जाएगा, यानी कि ये वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। NCERT का सवाल है, अच्छे से देख लीजिए।
शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है? तो दोस्तों शरीर से जो हानिकारक पदार्थ है, एक्स्ट्रा पदार्थ है, उसको उत्सर्जन के द्वारा हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ठीक, नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में होने वाले ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? तो दोस्तों जल जब टूटता है ना, जल टूटकर ही हम लोग को ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि जल में ऑक्सीजन की मात्रा भी होती है। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अमीबा में प्राणी संभोजी पोषण होता है। प्राणी संभोजी यानी कि दोस्तों कोई ऐसा ये ऐसा पोषण है जिसमें कोई चीज़ आपका पूरा पदार्थ को ही निगल लेता है, ठीक है, और उसको फिर पचाता है। तो जैसे अमीबा देखते हैं कि इस तरह से आकार होता है, या फिर कोई कीट रहता है, धीरे धीरे उसको इस तरह से पूरा निगल लेता है कीट को, ठीक है, उसका उसको पचाता है। तो ये प्राणी संभोजी पोषण हो जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग को कराया था। दोस्तों जो लोग मेरा पिछले वीडियो देखे हैं वो लोग जानते हैं कि कितना क्वेश्चंस मैच हो रहा है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैं चैप्टर कराया हूँ। समष्टि मतलब अपना जो समष्टि है, अपना जो जाति है, उसको बचाने में कौन सा उसके द्वारा क्रिया आवश्यक है? तो दोस्तों जनन के बिना आप अपने समष्टि का बचाव नहीं कर सकते हैं। जनन अगर नहीं होगा तो दोस्तों एक बार कोई उत्पन्न होगा फिर वो समाप्त हो जाएगा, उसका कोई पूंजी वंश नहीं रहेगा। तो जनन यहाँ पर आवश्यक है। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? दोस्तों ये एक ऐसा जनन है, देखिए कैसा है कि कोई किसी भी इसको आप लोग छत विच्छत कर दीजिए, मतलब हर एक टुकड़े को काट दीजिए, तो इसका हर एक टुकड़ा एक नया रूप ले लेगा। बिल्कुल, है ना इंटरेस्टिंग बात। देखिए यहाँ पर काट दे रहा है तीनों भाग में, तो तीनों भाग क्या एक नया रूप ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ठीक है, तो यही इसका खासियत है कि इसको कहते हैं दोस्तों पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन मतलब पुनर्जनन। ठीक है, कोई भी टुकड़ा को आप लोग छत विच्छत कर काट दीजिए, उसका हर एक पार्ट क्या होगा, अलग नया नया पदार्थ बन जाएगा, नया नया जीव बन जाएगा। तो कितना है ना डरावना। चलिए 35 नंबर देखिए, बोल रहा है क्या परागण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? दोस्तों परागण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना परागण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? परागण। सेम अपने पुष्प में हो रहा है तो स्वपरागण, अगर दूसरे के पुष्प में हो रहा है तो परपरागण। ठीक है, अब देखिए भ्रूण को माँ के गर्भाशय कि किस भाग से पोषण प्राप्त मिलता है? तो दोस्तों ये रुधिर से मिलता है, जो कि आप लोग का एक जगह है प्लेजेंटा, यहाँ पर देख सकते हैं प्लेजेंटा, तो प्लेजेंटा से यहाँ पर मिलता है। 36 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, एक विशेष संरचना होती है रुधिर में, तो वही उसी कहते हैं प्लेजेंटा, यहीं से भ्रूण को पोषण मिलता है। एक उत्तम ऊर्जा स्रोत की क्या विशेषता है? तो दोस्तों उत्तम ऊर्जा स्रोत का ये विशेषता है कि प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, मतलब प्रति एकांक द्रव्यमान में वो ज़्यादा उष्मा हम लोग को दे। ठीक है, अगला सवाल है 38 नंबर, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा समय पर ऊर्जा का स्रोत? दोस्तों समय पे मतलब अनवीकरणीय, मतलब जो जल्दी समाप्त हो जाएंगे। जल्दी समाप्त कौन हो जाएगा भैया? कोयला। ठीक है, बाकी सारे तो आप लोगों का नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। असमय पे पराग कोष में होते हैं। तो दोस्तों पराग कोष में परागकण पाए जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आप लोगों का सेट 2 समाप्त होता है। इसके बाद मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों को सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश का ला दूँ, उसके बाद एक एक करके 9th, 11th और 12th का भी मैं ला दूंगा। बस चैनल पर बने रहे, सब्सक्राइब कर लीजिए, इंतजार कीजिए, एक एक का हर एक का वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए अभी इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।